हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया का न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में। जो न्यूक्लियर का सिद्धांत है, न्यूक्लियर वेपन को लेके इंडिया ने जो सिद्धांत रखा है उसको रिवाइज करने के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो क्या है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर वन, इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है उसको नो फर्स्ट यूज करना, मतलब फर्स्ट यूज इंडिया नहीं करेगा। जब किसी और नेशन के द्वारा हमारे ऊपर न्यूक्लियर आर्सेनल से अटैक होगा तभी हम जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो हम रखेंगे। फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है लेकिन हमने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को थ्रू दिस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसको मिनिमाइज करके रखा है, मतलब ख़त्म ही करके रखा है। तो इसीलिए हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। दूसरा है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, और हम उतना वेपन रखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सफिशिएंसी हो और हम जो दुश्मन राष्ट्र है उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ये हो गया दो आपका मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये कब बना था? तो हमने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1974 में किया था अंडर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन 1974। लेकिन उस समय हमने सिर्फ टेस्ट किया था, वेपन को एक्वायर नहीं किया था। 1998 में जब सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ऑपरेशन शक्ति, उस दौरान हमने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको एक्वायर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा, नो डाउट। लेकिन इंडिया ने अचीव कर लिया क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को, कि हम अभी डिटर कर सकेंगे, हम निरोध कर सकेंगे जो दुश्मन राष्ट्र है उनको। उसके बाद अभी जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था वो क्लियर नहीं था टिल 1998। इसके बाद 2001 13 दिसंबर को इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है बाई टेररिस्ट ग्रुप। और उसके बाद ये पता चलता है कि जो अटैक है ये पाकिस्तान के द्वारा, या फिर पाकिस्तान के उधर जो आपके पाकिस्तान बैक्ड हो, स्पॉन्सर्ड हो, या फिर जो वहाँ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने किया। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम का स्टार्ट किया और लगभग आपका बहुत सा मिलियंस ऑफ फोर्स जो है उसको मोबिलाइज किया इन बॉर्डर रीजन, ताकि हम एक प्रेशर, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर सके ऑन पाकिस्तान। और उसी समय क्या हुआ, आपकी जो न्यूक्लियर का एक टेंशन था वो देखा गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इससे क्या होता है, जो और भी नेशन होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा है तो उनको लेके भी एक टेंशन हो जाता है, उनके मन में भी एक टेंशन रहता है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज रहती है, और एक रिलेशन बिगड़ सकता है। दूसरा ये है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था। तो उसी के बाद हमने क्या किया, अपने न्यूक्लियर को लेके एक डॉक्ट्रिन बना दी, एक सिद्धांत हमने लिया कि हमारा जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा नो फर्स्ट यूज। तो इसीलिए किसी को डरना नहीं है। जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है उनको तो डरना नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियर है उनको बस सतर्क रहना है कि हम अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक होता है तो हम उसमें सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम क्रेडिबली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना हमारे पास पावर है। तो अभी इसमें क्या है, ये जो हमारा नुआंस है या फिर जो हमारा डॉक्ट्रिन है, इसको अभी इस आर्टिकल में
क्रिटिकली एनालाइज किया गया है कि आज के समय पे जो थ्रेट परसेप्शन है उसमें बहुत सारी चेंजेस देखी गई है। एक तो पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को लगातार बढ़ाते जा रहा है। दूसरा, उनका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर है उसका कमांड उनके मिलिट्री के पास है, जबकि हमारे देश में जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उनके पास है। तीसरा, हम पाकिस्तान से जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो फेस करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। तो हम अटैक होने के बाद दूसरी टाइम ही हम जब रिटेलिएट करेंगे तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अगर पाकिस्तान की ओर से देखें तो जो आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है या फिर आपकी जो प्रॉक्सी वार खेलती रहती है पाकिस्तान, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर इसके उपरांत भी अगर देखें तो साइबर अटैक हो या फिर ड्रोन अटैक हो, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इससे क्या है, अगर हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को लेते हैं तो पाकिस्तान जैसे देश को, चाइना जैसे देश को क्या होता है, एक सर्टेनिटी मिल जाती है कि हम क्लियर है कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे। और यही हमें क्या करता है, बैकफुट पे धकेलता है कि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जैसे देश ने हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या फिर जो पूरा लॉन्चिंग सिस्टम है उसमें अगर अटैक करते हैं तो हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी रहेगी वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी बढ़ चुका है। और डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हो सकता है, एआई ड्रिवन अटैक हो सकती है, साइबर अटैक हो सकते हैं, ड्रोन का स्वाम भेजा जा सकता है और डिफरेंट ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म है ही। तो ये इंडिया की जो सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है कि अटैक होने के बाद हम रिटेलिएट करेंगे, उस कैपेबिलिटी को बहुत हद तक ये म्यूट कर देता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम नो फर्स्ट यूज़ की जगह हम फर्स्ट यूज़ ना रखें, लेकिन हम एक एम्बिग्विटी रखें कि हम कब अटैक करेंगे हमें भी नहीं पता है। तो इससे क्या है, जो दुश्मन देश है, जो एनिमी कंट्री है, वो एटलीस्ट अपना जो रवैया है वो बदल सकेगा। क्योंकि हाल ही में हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली 1990s के बाद अगर देखें 2025 तक, तो इंडिया ने जो टेररिज्म का बर्न है काफ़ी बार फेस किया है, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। कहीं ना कहीं स्टेट का जो है हाथ जो है वो रहता है, पाकिस्तान जैसे डीप स्टेट का। तो इसीलिए हमारी एक क्या है, स्ट्रैटेजिक जो वल्नरेबिलिटी है वो हम देख सकते हैं। तो नो डाउट कि हम इसमें जो कमिटमेंट रखा है कि हम मैसिव रिटालिएशन करेंगे ओनली आफ्टर एब्सॉर्बिंग अ फर्स्ट स्ट्राइक इज व्यूड एज हीरोइक। नो डाउट ये हीरोइक है, लेकिन ये क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है एज पर दिस आर्टिकल। तो इसीलिए क्या है, कॉल टू एक्शन आया है कि ऑलरेडी जो कैटास्ट्रॉफिक टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट न्यूक्लियर थ्रेट, तो उसको हमें रिकंसिडर करना है। हमारी जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना है इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए। तो ये जो आपका आर्टिकल आया है, इसका जो मेन सब्सटेंस है वो हमने इस पार्ट में दिखाया आपको। सेकंड, अभी हम थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर पावर है उसका इवोल्यूशन हुआ। तो प्री इंडिपेंडेंस में अगर देखें अर्ली ईयर्स में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वार हुआ, तो उसी बीच अगर हम देखें तो जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ऑफ यूएसए, तो यूएसए ने न्यूक्लियर जो वेपन थी उसको सबसे पहले आपका एक्वायर किया, और इवन इसको अटैक भी किया इसके ज़रिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इन 1945। तो कुछ फैटमैन एंड स्मॉल बॉय ऐसा कुछ नाम था दोनों अटैक का। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा देखिएगा, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इसी के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कर ली, क्योंकि इन दोनों ही देश आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों ही देश वर्ल्ड में सुपर पावर थे। तो वर्ल्ड जो था बाइपोलर हो गया था, दो सिर्फ नेशन थी। तो इनके बीच अभी क्या हुआ था, एक आपका कोल्ड वार का सिचुएशन आ गया था कि दोनों कंपटीशन में आ गए थे। सीधा सीधा तो फ्रंट में वार नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक इनडायरेक्ट अघोषित वार था जिसमें कंपटीशन थी, जिसमें प्रॉक्सी वार था,
तो ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो उसी समय हमारे देश में भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन को फॉर्म किया गया इन 1948। तो इसमें हमारे जो रिनाउंड साइंटिस्ट थे लेट होमी जहांगीर भाभा जी, उन्होंने काफ़ी थ्रस्ट दिया था कि हमें न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो करना चाहिए। जबकि आपके उस समय पे क्या थे हमारे लीडर जो थे, काफ़ी आइडियलिस्टिक थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने न्यूक्लियर के अगेंस्ट आपकी डिसआर्मामेंट का जो कॉल है वो दिया था कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, आर्म्स को कम करना चाहिए, ये वर्ल्ड पीस को वायलेट करती है। तो उस समय का ये व्यू था। और नेहरू जी ने पीसफुल न्यूक्लियर इस्तेमाल के बारे में कहा था कि क्योंकि न्यूक्लियर का दो इस्तेमाल है, एक सिविल न्यूक्लियर इस्तेमाल होता है, एक आपका मिलिट्री में इस्तेमाल होता है। मिलिट्री में आपके जो मिसाइल से बॉम्बिंग के लिए यूज़ की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी को, और दूसरा आपका न्यूक्लियर सिविलियन पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो नेहरू जी ने सिविलियन पर्पस के लिए ज़्यादा थ्रस्ट दिया था 1970 से 1980s के बीच। तो इसमें जब नेहरू जी का डेथ हुआ उनके बाद जो आपके रियलिस्ट लीडर थे लाइक लाल बहादुर शास्त्री जी, सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, तो उन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर जोर दिया था और भाभा जी को भी उससे हिम्मत मिली थी। और फाइनली बहुत सारी चेष्टा के बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीएम इंदिरा गांधी जी, उस समय की देन पीएम इंदिरा गांधी जी के समय 1974 का पहला टेस्ट, पोखरण 1 टेस्ट, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसको टेस्ट किया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हमने वेपन को एक्वायर नहीं किया, सिर्फ टेस्ट ही किया था। और 1964 में चाइना ने भी टेस्ट कर लिया, उसके 10 साल के बाद हमने किया। तो ये जो ईयर्स है थोड़े ज़रूरी रहेंगे, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। पाकिस्तान ने भी इधर अपना कोवर्ट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ चाइना चलाया था। 1998 में हमने पोखरण 2 किया, पोखरण 2 टेस्ट किया, और इसका जो नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति। और इसी समय पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लिया। तो अभी जब एक्वायर किया तो इंडिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी, बहुत सारे दबाव बने फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएसए। तो वो सभी चीज़ें हमें आईआर के क्वेश्चन में ज़रूरी पड़ेगी मेंस में। 2000 में अगर देखें तो 2003 में, 2000 मतलब इसके बाद 2003 में एक डॉक्ट्रिन आया जिसमें हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लिया और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को लिया पोस्ट ऑपरेशन पराक्रम। तो इसमें एक आपका इंटरनेशनल प्रेशर भी था, दूसरे हमारे जो नेबर्स थे उनको भी हमें एश्योर करना था। तो उसके लिए हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फाइनलाइज किया 2010। और अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो डिफरेंट नेशंस, लाइक डिफरेंट नेशन में हम इसमें पाकिस्तान को ले सकते हैं जो कंटिन्यूसली अपने न्यूक की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है। देन चाइना को देखिए तो 600 प्लस जो न्यूक्लियर उन आर्सेनल उनके पास है, और बाई 2030 वो इसको और बढ़ाने वाले हैं। तो इससे थ्रेट किसको बनता है? हमको बनता है, हमारे देश को बनता है। जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ब्रीच हो जाता है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, और दुश्मन को ये क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए कि हम किस तरीके से कैसे अटैक करने वाले हैं। तो इसमें नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को चेंज करके एक एम्बिग्विटी लाने की बात कही जा रही है। दूसरा, अगर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल से चैलेंज अगर पिक करना चाहे तो क्या चैलेंजेस हम देख सकते हैं? जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड डॉक्ट्रिनल रिजिडिटीज़ के अंदर पहला जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि हमारा ड्यूअल थ्रेट है, वन इज़ फ्रॉम चाइना एंड अनदर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखते हैं तो इनको लगता है कि हम बाकी जो अटैक है वो करते रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक तो होने नहीं वाला है। तो इसे हम जब एम्बिग्विटी में रख देंगे तो उनसे क्या होगा, उनका जो भी इंडिया के अगेंस्ट एक्शन है उसमें हम एक मिनिमाइजेशन देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली देखिए तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, एआई आ गया है, ड्रोन आ गया है, साइबर वारफेयर जैसे स्पेस बेस्ड सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रिस्क में आ जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट मोड से अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो एसिमेट्रिक वारफेयर का टैक्टिक्स अपनाया है लाइक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिसको बैक करती है चाइना, तो ये प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है वो आपका मीनिंगलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे तो क्या हुआ, ऐसे अटैक कर रहे हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा करके नुकसान पहुंचा रही है सालों साल। तो उस चीज़ को हमें इंश्योर करना है कि वो ना हो हमारे साथ। ग्लोबल नॉर्म्स अगर देखें तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है,
like NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो NPT 1968 का है, CTBT 1994 या 6 का होगा, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, या 4 या 6 होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो ये हमारी कैपेसिटी को लिमिट करता है। नो डाउट हमने साइन नहीं किया, लेकिन प्रेशर आता है जब भी हम न्यूक्लियर को बढ़ाना चाहते हैं। देन एक रिसोर्स का जो कंस्ट्रेंट है कि हम न्यूक्लियर वारहेड्स को अगर बढ़ाना चाहें तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ भी देखना ज़रूरी है। फिर जो डेटरेंस क्रेडिबिलिटी है उसको हमें बढ़ाना है, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि बाकी जो 2 नेशन है वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है। प्लस एक इंटरनल डिबेट भी है कि किस तरीके से हम या नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखें या फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखें या एम्बिग्विटी में रहें। तो जो की टर्मिनोलॉजी से उनको एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो नेहरूवियन एरा में आइडियलिस्टिक पॉलिसीज थी जिसमें हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। रियलिस्ट पॉलिसी अगर देखें तो रियल पॉलिटिका के हिसाब से सर्वाइवल पैरामाउंट है, क्योंकि दुश्मन रहेंगे ही, हम खुद ठीक हो सकते हैं, दुश्मन को तो ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें रियलिस्ट वे से चीज़ों को देखना है और अपने आप को स्ट्रैटेजिकली दूसरे देशों के लिए एम्बिग्यूअस बनाना है कि हम क्या करें उनको पता ना चले। तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। और गेम थ्योरी के हिसाब से तो देखें तो इसमें एक प्रिजनर डायलेमा करके थ्योरी है जो ये कहता है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लेते ही क्या होता है, हम डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक टीट फॉर टैट का स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो अभी जो जैसे भूटान है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आइडियलिस्टिक पॉलिसी ले सकते हैं, बिकॉज भूटान इटसेल्फ इज ए आइडियलिस्टिक नेशन। बट पाकिस्तान इज़ नॉट अ आइडियलिस्टिक नेशन, दे आर एनिमी नेशन, और वो काफ़ी आपकी रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव को ही हमें लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी से और सिलेबस से किस तरीके से लिंक है, जो आपको खुद से करना है। वे फॉरवर्ड अगर देखें तो हमारा जो डेटरेंस का या जो हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है या फिर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है, उसको हमें पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए कि हमें जो अपनी पोजीशन है उसको क्लियर नहीं रखना चाहिए दूसरे नेशन के लिए। हमारे लिए क्लियर रहे लेकिन दूसरे नेशन के लिए क्लियर ना रहे, उससे उनको एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी रहेगी, वो क्लियर नहीं रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या करना है, जो आपके सबमरीन्स है उनको और मॉडर्नाइज करना है, क्योंकि सबमरीन जो है वो सेफ रहती है, हार्ड टाइम में हमें सर्वाइविलिटी को दे सकती है। फिर एक ड्यूअल यूज़ रेगुलेशंस को हमें बनाना ज़रूरी है, जैसे प्रोटोकॉल फॉर एआई, साइबर अटैक ऑन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक न्यूक्लियर के लिए, दूसरा हमें बाकी जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके लिए हमें एक जो ड्यूअल यूज़ रेगुलेशन है वो बनाना ज़रूरी है। और हमें अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिकली हमें जो एक्सपोज करना है पाकिस्तान का जो टैक्टिक है न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, या फिर चाइना का जो वायलेशन है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का, तो उसको हमें देखना ज़रूरी है, या फिर उनको क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, द हिडन एडिक्शन दैट कीप्स अस ग्लूड टू फोन्स। तो इसमें स्पेशली फ़ोन किस तरीके से हमें हैम्पर कर रहा है हमारे सोशल लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारे मेंटल पीस को, हमारी फिज़िकल जो हेल्थ है उसको, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें स्पेशली जो हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं या फिर क्विक रेस्पॉन्स करते हैं, या फिर क्विक रेस्पॉन्स करने का जो एक दबाव हमारे ऊपर आ रहा है दिन ब दिन, उसको लेके ये आर्टिकल बात करता है और उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है कि हमें फ़ोन के साथ एनी टाइम नहीं चिपके रहना चाहिए। क्विक रेस्पॉन्स करने की कोई आपकी आवश्यकता नहीं है, उससे हमारे जो दिमाग है, दिल है, वो क्या करता है, एनी टाइम उसी पे टिका हुआ रहता है, और ये हमारे सोशल कनेक्शंस को, डीप रिलेशंस को, डीप कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, लोगों की क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें स्पेशली जो आपकी व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया गया है, या फिर जो सिमिलर ऐप है, जो मैसेजिंग ऐप है, तो उसमें किस तरीके से एक एडिक्शन आया है कि आपके इंस्टेंटली मैसेज करना,
देन इंस्टेंटली जब मैसेज किया जाता है तो डबल टिक होना मतलब उसको मैसेज रिसीव हुआ है, ब्लू टिक हुआ मतलब उसने मैसेज को देखा है और देखते ही ज़रूरी है कि उसको क्विकली रिप्लाई करे। अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो जो रिलेशन है वो बिगड़ जाती है। तो रिलेशन बनता ही नहीं है, उससे पहले हमारा रिलेशन जो है बिगड़ जाता है। जैसे किसी से आपने नंबर एक्सचेंज किया तो उसके बाद आपने जस्ट हाई भेजा, डबल टिक हो गया है, उसके बाद ब्लू टिक भी हो गया, अगले ने रिप्लाई नहीं दिया, हम बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं कि ब्लू टिक हो गया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, वो ऐसा है वो वैसा है, तो उससे क्या होता है रिलेशंस ख़राब होती है। और इससे लोग क्या है इसको मेंटेन करने के लिए फ़ोन को ओवर चेक करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं कि एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हमें रिप्लाई करना ही है। और इससे क्या है हम एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन की जगह एक सुपरफिशियल जो चैटर है वो बन जाता है, एक सुपरफिशियल कनेक्टिविटी हम मेंटेन करते हैं। जो ह्यूमन का जो इन डेप्थ एक रिलेशन पहले था बिफोर मोबाइल फ़ोन एरा वो ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। तो अभी इसी साइकिल को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है कि ब्रेक ऑल डे अवेलेबिलिटी, जो ऑल डे का अवेलेबिलिटी है उसको ब्रेक करना है कि हम दिन में आपके मैसेज जो है उसको हम या तो सुबह रिप्लाई करेंगे या दिन में हम 2 या 3 बार रिप्लाई करेंगे। एक जैसे सुबह हो गया, एक आफ्टरनून को हो गया, एक आपका इवनिंग को हो गया। उसके बाद हम फ़ोन को लेके एंजाइटी में नहीं रहेंगे कि पेंडिंग रिप्लाईस है, मैंने नहीं किया। ओके, वो चाहे बिजनेस कॉल्स हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, व्हाटएवर इट इज़। फिर स्टॉप कैरिंग द फ़ोन एवरीवेयर, हर जगह में हमें फ़ोन को नहीं ले जाना है। जैसे आप सुबह वॉक में जाते हैं तो उससे 40 to 50 मिनट्स जो है एक डिवाइस फ्री टाइम हमें रखना चाहिए ताकि हम इनर रिफ्लेक्शन को देख सके। नहीं तो फ़ोन क्या है, हमारा जो अटेंशन है वो बार बार लेते रहता है। जब भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी रिंग होती है, हमारा जो पूरा ध्यान है फ़ोन में आबद्ध हो जाता है। तो उसको हमें उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। प्लस जो रिप्लाई है उसको बैचेस में करनी है, रियल टाइम रिस्पॉन्सेज देना ही है वो ज़रूरी नहीं है। कुछ इमरजेंसी है तो उसके लिए जैसे डिफरेंट टोन सेट कर दिया, उस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेट नैरो इंस्टेंट रीचेबिलिटी। तो एक नैरो इंस्टेंट रीचेबिलिटी को सेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पैटर्न है एक इंसान का कि वो सुबह एक बार रिप्लाई करता है, दोपहर और शाम को। तो लोग क्या करेंगे, उसी समय आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है आप सही है, आप लगने से पूरा दिन ऐसे ही वेले बैठे रहे, कोई आपका काम नहीं है। ओके, फिर भी आप कुछ तो करते ही होंगे, आप सोते होंगे या फिर आप कुछ मूवी देखते होंगे या फिर आपने कुछ घर का कुछ काम कर रहे होंगे या फिर कुछ लिख रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। ओके, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो सकता है, कम ज़रूरी या फिर एकदम भी ज़रूरी नहीं हो सकता है। लेकिन बार बार फ़ोन के साथ चिपके रहना जो है वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, सोशल कनेक्शंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें जो एक इल्यूशन ऑफ कनेक्शन हमारे मन में है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको हमें हटाना है और हमें एक इमोशनल इन डेप्थ का जो कम्युनिकेशन है उसको बनाना ज़रूरी है। और इसी में वही चीज़ कही गई है कि क्वाइट है, ये पोलाइट है, लेकिन सीमिंगली हार्मलेस है। हमें लगता है ना कि हम बहुत सारे कनेक्शंस बना रहे हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे कि आपके कनेक्शंस ही नहीं है। ओके, तो वो चीज़ हमें इंश्योर करनी अपने लाइफ में ज़रूरी है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मैसेजिंग का देखें तो पहले एसएमएस एरा हुआ करता था 19 से 2000 में। उस समय एसएमएस जो है कॉस्टली भी हुआ करता था और लोग इमीडिएट रिप्लाई को एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, मैसेज देके छोड़ देते थे। उसके बाद ब्लैकबेरी फ़ोन का ज़माना आया, इंस्टेंट मैसेजिंग का एरा आया जिसमें पुश ईमेल आया, स्टेटस अपडेट्स आई। ओके, जो इंस्टेंट कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। फिर स्मार्ट ऐप फ़ोन आया, ऐप का रेवोल्यूशन हुआ। फिर आपके रीड रिसिप्ट का फैसिलिटीज़ भी आया जिसमें ब्लू टिक आ जाता है और उससे आपके क्या होता है, एक सोशल प्रेशर बनता है। तो हाई स्पीड इंटरनेट, पुश नोटिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, डिजिटल ऑब्लिगेशन कि हमें ये देना है। देन एक अटेंशन इकोनॉमी आ गई है। तो इसमें अटेंशन इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारा समय जो है वो अपने डिवाइस में वेस्ट करते हैं, जिसको हमें मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। तो एक डोपामिन का लूप क्रिएट हो जाता है। हमें खुशी चाहिए और वो इंस्टेंट खुशी जो आती है वो इंस्टेंटली चली भी जाती है। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, मेंटल हेल्थ को ये आपका स्ट्रेन करता है, एंजाइटी बढ़ाता है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फिर पोर स्लीप क्वालिटी होती है ब्लू लाइट की वजह से। देन फिजिकल हेल्थ के अगर देखें तो आई स्ट्रेन होना, नेक और बैक का पेन होना, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम होना, सेडेंट्री बिहेवियर का रहना, तो ये सभी चीज़ें। या फिर
एक्सीडेंट्स का होना बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग और वॉकिंग। फिर सोशल एंड जो आपका रिलेशनल प्रॉब्लम है, तो एक आइसोलेशन में हमें लगता है बहुत सारे फ्रेंड है, लेकिन जो भी फ्रेंड है वो काफ़ी वीक फ्रेंड है, वीक एक रिलेशनशिप है जो हमें आइसोलेशन में पहुंचा देता है। प्रोडक्टिविटी एंड एकेडमिक लेवल पे देखें तो डिसरप्ट फोकस को जो है डिसरप्ट करता है। ओके, फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है और इससे हमारा पोर परफॉर्मेंस एंड ग्लोबल मेटा एनालिसिस देखें तो ये प्रेवलेंस को और बढ़ा रहा है। और ब्रॉडर सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजिटल डिवाइड है, साइबर रिस्क तो है ही, डिफरेंट तरह के क्राइम अगेन, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। एक डिजिटल ये जो एक्सप्लेनेशन है की टर्म्स का वो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो नोमोफोबिया, नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, एंजाइटी फ्रॉम बीइंग विदाउट अ फ़ोन, तो ये नोमोफोबिया बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर ये डोपामिन लूप जो क्रिएट कर रहा है इंस्टेंट का, वो ज़रूरी है हमें दूर करना। हमें लॉन्ग टर्म खुशी चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ें हमें देखनी है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, तो लोगों को लगता है कि हम अगर एनी टाइम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम सोशल इवेंट्स को मिस करेंगे, मतलब बाकी लोग जो है अपडेट हो गए हैं, मैं ही रह गया हूँ, उसी फीलिंग को फोमो कहा जाता है। तो प्रॉब्लमेटिक स्मार्टफोन यूज़, ये सभी चीज़ें हम आप देख लीजिएगा एक बार। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो लॉजिक क्या है कि मैसेज आता है, नोटिफिकेशन, हमारे मन में स्टिमुलस आ जाती है, उसको हम फिर क्या करते हैं, एक ऑब्लिगेशन की तरह लेते हैं, इंटरप्रिटेशन करके रिप्लाई देना। एक्शन में हम अनलॉक करते हैं फ़ोन को टू रिप्लाई, और कंसिक्वेंसेस क्या होता है, एक्सपोजर टू अदर एप्स, डिस्ट्रैक्शंस। तो कोई भी चीज़ अभी समझ लीजिए कि व्हाट्सएप में किसी ने लिंक भेजा, तो उस लिंक को हमने खोला, तो उससे हमें एक डिस्ट्रैक्शंस मिलती है। फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो इसमें स्टोइसिज्म के फिलोसॉफी से देखें तो ऑथर अप्रोच मिरर स्टोइक प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर वंस रिएक्शन। तो एक कंट्रोल आ जाता है दूसरे के रिएक्शन में कि वो किस तरीके से रिएक्शन देगा नहीं देगा। तो फ़ोन में अभी ये भी ध्यान रखिएगा कि मैसेज में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो अपोजिट पार्टी को हमने समझ लीजिए कि खुशी में कही थी और उसको लगा कि वो एक सैड है या फिर उसको इंसल्ट किया है, वैसा भी हो सकता है। एसेंशियलिज्म की फिलॉसफी से अगर देखें तो ऐसा होता है कि आपका जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कम चीज़ें आप करें लेकिन अच्छा करें उसको, रादर देन बहुत सारी मल्टीटास्किंग एक साथ कर रहे हैं विद मोबाइल फ़ोन। इसीलिए हमें डिजिटल मिनिमलिज्म की ओर जाना ज़रूरी है। तो क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल एडाप्शन करनी है। एज सुन एज पॉसिबल कल्चर को हमें डिस्करेज करना है। राइट टू डिस्कनेक्ट जो अभी फ्रेमवर्क आ रहा है उसको हमें देखना है। फिर डिजिटल लिटरेसी का एजुकेशन देना है, डिजिटल हाइजीन के लिए कि कब किस तरीके से हमें फ़ोन को यूज़ करना है, कितना समय यूज़ करना है। फिर एक डिज़ाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जो डिज़ाइन है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी करना है, जैसे क्विट मोड हो या फिर साइलेंट मोड हो। ओके, जैसे DND ऑलरेडी ये सब है, लेकिन इसको और हमें क्या करना है, लिटरेसी इसके ऊपर देना ज़रूरी है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी ये सभी जो अदर आर्टिकल्स है इसको एक बार आप पढ़िएगा, क्योंकि 8-10 और आर्टिकल है जिसको अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो इसको लगभग 2-4 घंटे बीत जाएंगे। तो बाकी चीज़ों को देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको उसका रिप्लाई करने की, उसके ऊपर फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।